अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूँगा कि मेटावर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मेटावर्स और इसके एस्पेक्ट्स, इसके रेफरिंग्स, फ्यूचर में, पास्ट में और प्रेजेंट में किस तरह से हुई है, इसको हम थोड़ा सा टच करने की कोशिश करें। ये प्रेजेंटेशन जो है वो मैथ्यू बॉल्स की जो बुक है द मेटावर्स एंड हाउ इट विल रिवॉल्यूशनराइज एवरीथिंग, उसके फर्स्ट 4 चैप्टर की एक समरी है। तो टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, हम जो टॉपिक को आज कवर करेंगे उसमें सबसे पहले तो हमारे पास मेटावर्स की एक हिस्ट्री आ जाएगी कि हिस्ट्री में मेटावर्स को किन किन तरह से रेफ़र किया गया और किन किन एस्पेक्ट्स पर बात की गई। हम उसकी एक सिग्निफिकेंस, एक इम्पॉर्टेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। दैन हम देखेंगे कि मेटावर्स को कंट्रोल जो करेगा उसके पास क्या पावर, क्या अथॉरिटी होगी और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या फ़ाइट चल रही हैं। दैन हम जो है वो इसकी कन्फ्यूजन्स और अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे कि मेटावर्स को जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया गया और उस तरह से एक्सप्लेन करने पर क्या कन्फ्यूजन और क्या अनसर्टेनिटी पैदा हुई। दैन हम जो है वो मेटावर्स की एक ऐसी डेफिनेशन को देखेंगे जो कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। उस डेफिनेशन के अंदर कुछ ब्रॉड और कुछ जो है वो ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हुई हैं, तो हम उसे भी टच करके उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और लास्टली हम देखेंगे द नेक्स्ट इंटरनेट, जो एक फोर्थ वेव इंटरनेट की आएगी, वो क्या है और उसमें क्या क्या रेवोल्यूशन है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूं। करंटली एज अ फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूं। मैं पेनावर्स में एज अ वेब 3 एंड मेटावर्स स्टूडेंट इनरोल्ड हूँ। मेरी स्टूडेंट आईडी और ईमेल स्क्रीन पर है और मेरा गिटहब है कनेक्ट विद नूर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री को टच करते हैं। तो द टर्म मेटावर्स, मेटावर्स की जो टर्म है वो सबसे पहले नील स्टीफेंसन ने अपनी बुक स्नो क्रैश में कही थी, जो कि 1992 में पब्लिश हुई है। इस बुक के अंदर नील स्टीफेंसन ने एक ऐसी वर्चुअल वर्ल्ड का, एक ऐसी सोसाइटी का जिक्र किया था जहाँ पर लोग जो है वो अपनी पसंद से अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते थे, जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई कल्चरल, कोई भी वैल्यू या कोई भी जेनेटिक या कोई भी जो है वो रेस की, कलर की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एक बंदा जो रियल वर्ल्ड में अगर टीचर है और वो वर्चुअल वर्ल्ड में एक रेसलर बनना चाहता है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो थ्योरी थी, ये जो आइडिया था, ये बहुत सारे उस वक्त के टेकप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे लोगों को पसंद आया और बहुत ही जल्दी स्टीफेंसन की स्नो क्रैश बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। और इसी की बेसिस पर बहुत सारी मिलियन डॉलर और बिलियन डॉलर कंपनीज़ की फॉर्मेशन हुई है, जिसके अंदर जो सबसे फेमस है वो जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है, जिन्होंने स्टीफेंसन की इस बुक को पढ़ने के बाद उनसे पर्सनल मुलाकात करी। दैन उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टीफेंसन को जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं अपनी कंपनी में एज अ चीफ फ्यूचरिस्ट। और इसके अलावा जो है वो मैजिक लीप, ये भी एक ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी बेस्ड कंपनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइडली इसी डोमेन पर काम कर रही है और बहुत ही जो है वो बड़े स्कोप और बड़े लेवल पे काम कर रही है। लेकिन इस बुक को लिखते साथ ही स्टीफेंसन ने एक और चीज़ भी मेंशन करी कि ये जो सोसाइटी या वर्चुअल वर्ल्ड है ये डिस्टॉफिक है, यानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रूलिटी है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है और इसकी वजह से लोगों की जो रियल लाइफ है वो बहुत नेगेटिवली इम्पेक्ट हो रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक न्यू जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं और न्यू वेज ऑफ थिंकिंग और न्यू डायमेंशंस ऑफ थिंकिंग जो है वो लोगों के सामने आई है। लेकिन ये जो टर्म है मेटावर्स, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई 1992 में, बट कॉन्सेप्ट जो था वो लगभग 87 ईयर्स पहले से चलता हुआ आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं टच करने के लिए जाऊँ तो बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी जो है वो नॉवेल्स और साइंस फिक्शंस और गेम्स जो हैं वो रिलीज़ की गई, जो कि सम हाउ मेटावर्स के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर जो है वो बात आगे बढ़ती थी। तो
द ट्रबल्स विद बबल्स, जो कि 1953 के अंदर लिखी गई, उसके अंदर एक ऐसे वर्चुअल नर्सरी के जिक्र था जो बच्चे छोड़ना नहीं चाहते थे और जिसकी वजह से पेरेंट्स के साथ एक बुरा हादसा पेश आया। जो विलियम गिब्सन है, उन्होंने सबसे पहले साइबर स्पेस का टर्म, जो कि हेल्यूकिनेशन के लिए हेल्यूकिनेशन को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने यूज़ किया 1984 के अंदर। जो द मैट्रिक्स मूवी के अंदर हमने सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट देखा था 1999 के अंदर। और इसके अलावा जो हमने द नेकेड सन भी एक बहुत ही फेमस राइटिंग है आइजैक आइसिमफ की 1956 के अंदर, जिन्होंने जिसमें उन्होंने मेटावर्स से रिलेटेड और इसी तरह की हेल्यूकिनेशन से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, हिस्टोरिकली एक्सप्लेन किया था। और अगर हम गेम्स की बात करें, जो हिस्ट्री में गेम्स आ चुके हैं, उसके अंदर मल्टी यूज़र डंजन्स हैं, हैबिटेट हैं, एक्टिव वर्ल्ड, ऑनलाइन ट्रैवलर, सेकंड लाइफ, और अभी करंटली मार्केट के जो ट्रेंडिंग हैं और जो मार्केट लीडर्स हैं उसके अंदर माइनक्राफ्ट और रॉब्लॉक्स है। अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि मेटावर्स को जो कंट्रोल करना है वो कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए जो फाइट हो रही है वो क्या हो रही है। तो दिस मेटावर्स विल बी far more powerful and widespread than anything else. If one major corporation takes control of this, they will surpass all governments in power and establish themselves as a superpower of earth. तो ये जो मेटावर्स है, इसको जो भी कंट्रोल करेगा उसके पास इतनी पावर होगी कि वो तमाम गवर्नमेंट्स को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम कॉरपोरेशंस को सरपास कर देगा और वो ख़ुद को अर्थ का सुपर पावर बना लेगा। और इसी चीज़ के बारे में जो है वो एपिक गेम्स के सीईओ टिम स्वीनी कहते हैं कि दिस मेटावर्स इज़ गोइंग टू बी फार मोर pervasive and powerful than anything else. If one company gains control of this, they will become more powerful than any government or be a god on earth. ये इसकी सिग्निफिकेंस का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो टेक ओनर्स हैं, जो इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को बहुत करीब से देखते हैं, वो इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं और इस चीज़ को किस तरह से समझता है। और अभी जो है इसकी फ़ाइट के बारे में बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि फ़ेसबुक जैसी एक बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी ने ख़ुद को रीब्रांड किया मेटा के नाम से, और एडिडास जो कि सोली फुटवेयर है और जो है वो अपैरल कंपनी है, उन्होंने जो है वो अपना एक स्वयं क्लब लॉन्च किया है जिसके अंदर NFTs हैं और वो वर्चुअल गैदरिंग्स हैं, वर्चुअल मीटअप्स होते हैं जो कि मेटावर्स को प्रमोट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अपने Xbox के थ्रू ऐसे गेम्स लॉन्च कर रहा है जो मेटावर्स और जो ऑगमेंटेड एंड आर्टिफिशियल रियलिटी को प्रमोट कर रहा है। न्यू कंपनीज़ के अंदर स्नैपचैट के अंदर जो AR का फ़िल्टर है, इसके अलावा माइनक्राफ्ट हो गया, रोब्लॉक्स हो गया, और ब्लॉकचेन रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर गेम है डिसेंट्रलैंड, वो भी जो है वो न्यू कंपनीज़ की एग्जांपल है। देन हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं कन्फ्यूजन्स अनसर्टेनिटीज़ अबाउट मेटावर्स के ऊपर। तो जो मेटावर्स की फिनोमेना एक्सप्लेन हुआ है वो अभी तक क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हुआ। इससे पहले तक, जब तक जो है वो ये बुक लिखी गई, द मेटावर्स की बुक लिखी गई विलियम बॉल्स की, उससे पहले तक जो ये मेटावर्स की डेफिनेशन थी वो थोड़ी सी अनएक्सप्लेन्ड थी। इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स थे, इसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज़ थी। वो इसलिए क्योंकि जिस भी बंदे ने इस टर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, उन सब ने इस टर्म को जो है वो अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने अपने विजन के हिसाब से एक्सप्लेन किया। इसकी अच्छी एग्जांपल ये है कि जब इंटरनेट लॉन्च हो रहा था, जब इंटरनेट बिल्कुल नया नया लॉन्च हुआ था, तब इंटरनेट की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी। तब उसकी जो है वो हाइट और उसकी जो है वो कैपेबिलिटी के बारे में अंदाज़ा इसलिए भी नहीं लगाया जा सकता था कि ये नहीं पता था कि इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ होंगे, और इन सब चीज़ों को हम कंबाइन करके क्या एक आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और यूज़र का उस आउटपुट पर क्या रिएक्शन होगा।
तो इन सब अनसर्टेनिटीज़ और अनक्लैरिटी की वजह से हम उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की जो अपर मोस्ट हाई है, मतलब उसकी जो अपर मोस्ट लिमिट है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। और यही केस मेटावर्स के साथ भी है कि अभी ये टर्म, ये चीज़ इतनी न्यू है कि इसको ठीक तरह से समझना, इसको ठीक तरह से एक्सप्लेन करना, ये अनसर्टेन है, ये बहुत जो है वो मुश्किल है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेटावर्स को अगर एक्सेस करना है तो क्या उसके लिए वीआर हमेशा ज़रूरी होगा, या फिर इस तरह की जो है वो होलोग्राम्स रोड पर जैसे आज सिग्नल लगे हुए हैं उस तरह के होलोग्राम्स लग जाएंगे, जिससे हम एक आर्टिफिशियल रियलिटी और हमारी जो रियल वर्ल्ड है वो आपस में कंबाइन हो जाएगा। या फिर अगर हमें वर्चुअल वर्ल्ड में जाना है तो हमें रियल वर्ल्ड से कंप्लीट आइसोलेशन लेनी पड़ेगी, या रियल वर्ल्ड को जो है हमें वहाँ पे उसको जो है हमें कट ऑफ करना पड़ेगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि जो करंट डिफ़िकल्टी है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर लिमिटेशंस है जिसको हम आगे जाके टच करेंगे। टेक्नोलॉजी हमारे पास उस तरह की नहीं है जो हमें मेटावर्स के लिए चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, ये कुछ जो है वो बॉटल नेक्स हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं मेटावर्स के बारे में। इसके आगे हम मूव करते हैं मेटावर्स की एक डेफिनेशन के बारे में। तो मेटावर्स की जो डेफिनेशन मैथ्यू बॉल्स ने अपनी बुक में की है वो ये है कि अ मैसिवली स्केल्ड एंड interoperable network of real-time rendered 3D virtual world that can be experienced synchronously and persistently by an effectively unlimited number of users with individual sense of presence and with continuity of data such as identity, history, entitlement, object, communication and payments. तो ये एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अंदर जो बोल्ड और अंडरलाइन वर्ड हैं ये बेसिकली कुछ पावर वर्ड्स हैं, पावर की वर्ड्स हैं, एक ब्रॉड वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस डेफिनेशन को समझना है। तो बेसिकली इस डेफिनेशन के अंदर ऑथर ये कह रहे हैं कि एक मैसिवली स्केल्ड, एक बहुत ही जाइंट मेगा गैलेक्सीज़, ये एक बहुत ही जाइंट मेगावर्स, मेटावर्स, जो कि ऐसे नेटवर्क्स पर कंबाइन करेगा जिसके अंदर डेटा जो है या एसेट्स जो हैं या कंटेंट जो है वो ट्रांसफ़र होगा वन वे टू टू वे। कि क्या है हम इसको आगे समझेंगे। ऑफ रियल टाइम रेंडर्ड 3D वर्चुअल वर्ल्ड, और वो रियल टाइम होगा, रियल टाइम रेंडर करेगा यूज़र की एक्टिविटी पर या किसी इवेंट के इफ़ेक्ट पर, रियल टाइम रेंडर्ड होगा, प्री रेंडर्ड नहीं होगा। 3D होगा क्योंकि अगर आप किसी भी वर्ल्ड को अगर आप आज देखते हो तो ये तो मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड है हमारा रियल वर्ल्ड। इसी तरह से उसकी सिमुलेशन के लिए भी ये 3D होगा या 3D प्लस होगा। और वर्चुअल वर्ल्ड्स, ये जो हम जैसे मैसिवली स्केल्ड मैंने कहा था कि मेगा गैलेक्सीज़, तो एक मेगा गैलेक्सी के अंदर मल्टीपल वर्चुअल वर्ल्ड हो सकता है, या एक मेटावर्स के अंदर मल्टीपल वर्चुअल वर्ल्ड हो सकते हैं। दैट कैन बी एक्सपीरियंस सिंक्रोनसली एंड परसिस्टेंटली। सिंक्रोनसली का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि एक यूज़र के लिए एक जो है व्यू कुछ और है और दूसरों के लिए कुछ और है। सबके लिए हर वक्त एक्सपीरियंस जो है वो सिंक्रोनस होगा, एक जैसा होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको भी हम आगे देखेंगे। और इसके अंदर जो परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट डेटा है, परसिस्टेंटली है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कि जैसे रियल वर्ल्ड में किसी के साथ कुछ भी होता है, जैसे एक बुलेट अगर एक ट्री पे लगती है तो उसका इफ़ेक्ट लाइफ टाइम रहता है, ज़िंदगी भर रहता है, उसका कोई रिवर्स प्रोसेस नहीं है या उसका कोई रीसेट नहीं है। लेकिन आज तक जो भी गेम या जो भी चीज़ टेक्निकली रिलीज़ की गई है उसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि वो उसे डेटा को परसिस्टेंट रखे। किसी न किसी एक पॉइंट पे आकर वो डेटा रीसेट ज़रूर होता है बाय एन इफ़ेक्टिवली अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स। यानी जिस तरह रियल वर्ल्ड में अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, किसी भी वक्त किसी भी जगह पर किसी भी तरह से कितने ही लोग आ सकते हैं, तो इसी चीज़ को रेप्लिकेट करना वर्चुअल वर्ल्ड में ये भी एक चैलेंज होगा। एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ प्रेजेंस, हर बंदा अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, अपनी एक इंडिविजुअल पहचान रखता है, अपना एक इंडिविजुअल प्रेजेंस रखता है। विद कंटिन्यूटी ऑफ डेटा, कंटिन्यूटी ऑफ डेटा दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, सिंक्रोनस में भी और परसिस्टेंट पर भी, कि वो डेटा सिंक्रोनस होगा, सबको एक ही वक्त में एक ही साथ मिलेगा, और परसिस्टेंट होगा और कंटिन्यूस होगा।
सच एज आइडेंटिटी, हिस्ट्री, एंटाइटलमेंट, ऑब्जेक्ट, कम्युनिकेशन एंड पेमेंट्स। लेकिन ये डेफिनेशन लिखने के बाद ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि ये डेफिनेशन भी मोस्ट एक्यूरेट नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जैसे मैंने बताया कि अभी तक मेटावर्स की जो असल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इसकी टॉप मोस्ट लेवल है, इसकी हाइट है, उसका ही अंदाज़ा नहीं है। लेकिन स्टिल ऑथर ये बिलीव करता है कि ये डेफिनेशन क्लियर है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और जिन जिन लोगों ने इससे पहले या अभी भी जो मेटावर्स के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं, वो सारे इस डेफिनेशन पर एग्री करेंगे। तो हम इस डेफिनेशन के अंदर कुछ बोल्ड वर्ड्स थे, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरऑपरेबल नेटवर्क पर। तो ये ऐसा नेटवर्क होगा जैसे आज रियल वर्ल्ड के अंदर अगर मैं एक चीज़ ओन करता हूँ तो वो चीज़ मेरे पास रहती है, लेकिन अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में देखें तो एक गेम के अंदर मेरे पास अगर कोई एसेट है तो उस गेम के एसेट को मैं दूसरी गेम में यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज एक्सचेंज ऑफ कंटेंट, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन वर्चुअल वर्ल्ड टू अदर वर्चुअल वर्ल्ड फॉर यूजेज, फॉर सेलिंग, फॉर चेंज, ये ले जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मेरे पास वर्चुअल वर्ल्ड ए में मैंने एक कैब ख़रीदी और उस कैब को मैं वर्चुअल वर्ल्ड बी में ले गया और वो कैब मुझसे वहाँ पर डैमेज हो गई, तो वो फिर वर्चुअल वर्ल्ड में जब मैं वन में मैं वापस आया तो मेरे पास वो कैब फिर से रही। तो ये डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ बिटवीन वर्चुअल वर्ल्ड्स, और इसके साथ जो है वो इसका चेन जो है ये भी परसिस्ट रहा। तो ये डेटा का ट्रांसफ़र होना, डेटा का जो है एक्सचेंज होना, जब मैंने वो वर्चुअल वर्ल्ड वन में कैब ख़रीदी, वर्चुअल वर्ल्ड टू में मैंने जो है उसको बेच दिया, तो उसकी जो अमाउंट है वो मुझे वर्चुअल वर्ल्ड टू में मिली, लेकिन जब मैं वर्चुअल वर्ल्ड वन में आया तो मेरे पास अमाउंट, मेरे पास जो पैसे वहाँ पे मुझे मिले थे वो भी मेरे पास साथ आए। तो ये चीज़ें जो हैं इंटरऑपरेबल नेटवर्क की, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दैन एक चीज़ आती है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि परसिस्ट और रिस्पॉन्ड टू अस इन रियल टाइम फॉर अ शेयर्ड इक्वल एक्सपीरियंस। यानी जैसे आजकल हम कोई गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, तो काउंटर स्ट्राइक में अगर एक लैग आता है, मैंने एम रखा हुआ है अपने सामने एनिमी पर, और अगर लैग आता है तो एनिमी मेरी स्क्रीन पर वहीं पर है, लेकिन सर्वर के हिसाब से एनिमी मूव हो गया है, तो मैं एनिमी को एम करके जो है वो टारगेट करता हूँ, फायर करता हूँ, लेकिन सर्वर के हिसाब से एनिमी मूव हो गया है तो मेरा फायर एनिमी को नहीं लगता और वो मुझे किल कर देता है। लेकिन ये वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्चुअल वर्ल्ड में सिंक्रोनस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ही हर किसी को रियल टाइम सिंक्रोनस एक्शन, सिंक्रोनस परफॉर्मेंस दिखाना ज़रूरी है, 3D बेस्ड ऑब्वियसली। तो ये जो सिंक्रोनस है कि हर बंदे को हर चीज़ हर वक्त बगैर लैग के बगैर लैग के उस तक पहुंचाया जाए, तो इसके लिए कितना डेटा ट्रांसमिशन फास्ट होनी होगी, कितना डेटा जो है वो स्टोर करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक इस चीज़ को टेक्निकली सॉल्व नहीं किया गया। नेक्स्ट हम आता है मैसिवली स्केल्ड पर, द मेगा गैलेक्सीज दैट कंटेन मिलियंस ऑफ डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड्स। मैसिवली स्केल्ड का मतलब ये है कि एक ऐसी मेगा गैलेक्सी, जैसे हम अपनी गैलेक्सी के बारे में बात करें, मिल्की वे की बात करें, तो मिल्की वे के अंदर मल्टीपल गैलेक्सीज़ हैं, उस मल्टीपल गैलेक्सी के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, उस मल्टीपल प्लैनेट्स के अंदर मल्टीपल जो है वो कंट्रीज़ हैं, या चलें कंट्रीज़ की हम बात नहीं करते, मल्टीपल प्लैनेट्स के अंदर मल्टीपल ह्यूमंस हैं। तो इसी तरह से अगर एक मैसिवली स्केल्ड वर्चुअल वर्ल्ड की बात करें तो एक मेगा गैलेक्सी जिसके अंदर मिलियंस ऑफ डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड्स होंगे या वर्चुअल वर्ल्ड्स होंगे, और हर वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, और उन लोगों को का डेटा जो है वो सिंक्रोनस होना, उन लोगों का डेटा जो है वो इंटरऑपरेबल होना, ये बहुत ज़रूरी है। दैन हम आते हैं वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में। तो वर्चुअल वर्ल्ड बेसिकली जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड इज़ अ कंप्यूटर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट विच कैन बी पॉपुलेटेड बाय मैनी यूज़र्स। तो एक कंप्यूटर ग्राफिकल सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है जो कि रियल सच में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो ऐसी फील देता है, ऐसी वाइब्स देता है, ऐसी सेंस देता है कि जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, और जिसको आप अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो। देन आता है डेटा परसिस्टेंट। डेटा परसिस्टेंस ये भी एक बहुत बड़े चैलेंज के अंदर से एक चैलेंज है। द इफेक्ट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन अ वर्चुअल वर्ल्ड शुड केप्ट फॉर इनफाइनाइट टाइम। यानी फॉर एग्जांपल आज अगर हम पबजी खेलते हैं या आज अगर हम कोई भी गेम खेलते हैं,
तो उस गेम के अंदर अगर मैं एक गाड़ी ब्लास्ट कर देता हूँ पबजी के अंदर फॉर एग्जांपल, तो जब तक मेरा मैप एक्टिव है 30 मिनट्स 25 मिनट्स वो गाड़ी डैमेज रहती है। लेकिन जब न्यू गेम शुरू होती है तो हमारा डेटा जो है वो रीसेट हो चुका होता है, फिर ना हमें वो गाड़ी दिखती है, ना उसके इफ़ेक्ट्स दिखता है, ना पिछले मैच के कोई भी हमें आफ्टर इफेक्ट्स दिखता है। लेकिन रियल वर्ल्ड की जब हम बात करें तो अगर एक इवेंट हो जाता है या एक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है तो वो उसके इफ़ेक्ट इनफाइनाइट टाइम तक रहते हैं, उसका कोई रीसेट नहीं है, उसका कोई रिवर्स नहीं है। तो अगर हम उसको टेक्निकली देखें तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए, डेटा की परसिस्टेंस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें जो स्टोरेज चाहिए होगा वो डेटा अनलिमिटेड स्टोरेज चाहिए होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस चीज़ को किस तरह से कैटर किया जाएगा, इस चीज़ को किस तरह से जो है वो सॉल्व किया जाएगा। देन हमारे पास आता है रियल टाइम रेंडर। रियल टाइम रेंडर का मतलब ये है कि रेंडर जो है वो इतना जल्दी होगा और यूज़र के एक्शंस पर होगा, जो भी बंदा है या जो भी सिनेरियो है उसके एक्शन पर होगा, और वो प्री सिमुलेटेड नहीं होगा, ये प्री रेंडर नहीं हुआ होगा, और इस तरह से लगेगा कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट रियल टाइम है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गेम्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से होता है कि हम लोग जा रहे होते हैं आगे, हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें एक ही सीन दिखाई देता है। लेकिन अगर हम एक्टिविटी 2 परफॉर्म करते हैं, दूसरी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तभी भी हमें वही डेटा रेंडर किया जाता है जो कि हमें पहले किया गया था, क्योंकि वो फिक्स्ड रेंडरेशन होती है वहाँ पर। अभी की कुछ गेम्स में अगर हम जाएं, फोर्टनाइट की तरफ जाएं, या अगर हम किसी अच्छी गेम्स की तरफ जाएं, या माइनक्राफ्ट की तरफ जाएं, तो हमारे पास वहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग का ऑप्शन आता है। कंडीशनल रेंडरिंग जीटीएस की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि उसकी जो रेंडर है वो फिक्स नहीं है, उसके अंदर जो बंदे वॉक कर रहे होते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन रियल टाइम रेंडर का एक मकसद ये है कि जो यूज़र एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी बेसिस पर जो आउटपुट आ रहा है वो रियल टाइम हो। इसके अंदर जो रेंडर प्रोसेसर है, जो ग्राफिकल जीपीयू है हमारे पास, वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो, और जो एआई लगी हुई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो कि वो यूज़र के एक्शन को उसी वक्त जज करे, और जो जीपीयू है वो उसी वक्त नया डेटा रेंडर करे और इतना फास्ट करे कि वो एब्सोल्यूट रियल टाइम पर हो। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, इसके चैलेंजेस थे, इसका मतलब था, ये मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। दैन हम आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट इंटरनेट की तरफ। और द नेक्स्ट इंटरनेट के अंदर हम देखें तो अभी करंटली हम लोग मोबाइल एंड क्लाउड एरा पर चल रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट है और हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये हमारा जो है वो 4G 5G का जो हमारे पास अभी एरा चल रहा है, यहाँ चल रहे हैं। और इसके अंदर जब हम मेटावर्स के एरा में पहुँचेंगे तो कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, न्यू इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह इंट्रोड्यूस होंगे, जिसकी डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से जो चीज़ें आज से 50 साल पहले अगर हम सोचें तो इम्पॉसिबल थी, आज पॉसिबल हैं, ड्यू टू दैट डेवलपमेंट, ड्यू टू दैट एनहांसमेंट, टेक्निकल एनहांसमेंट एंड न्यू प्रोटोकॉल्स इंट्रोडक्शन। तो आज से 50 साल के बाद जो चीज़ें आज चैलेंजिंग लग रही हैं, जो चीज़ें आज हमें इम्पॉसिबल लग रही हैं, वो चीज़ें जो है वो वजूद में आ जाएंगी। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो न्यू बिज़नेस लीडर्स भी क्रिएट होंगे, और ये बेसिकली न्यू बिज़नेस लीडर्स के हर इंडिविजुअल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो कोई एक सॉल्यूशन के साथ, कोई एक प्रोडक्ट के साथ, या कोई एक इन्हेंसमेंट के साथ आ जाता है, तो वो आज की $multi-billion कंपनी को रिप्लेस कर सकता है। मार्केट में जो है वो ये पॉसिबिलिटी है। दैन हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि पार्शियल इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से नहीं होगा कि तमाम टेक्नोलॉजी या तमाम जो है वो हार्डवेयर रिप्लेस हो जाएंगे और कोई नई चीज़ आ जाएगी। जो चीज़ें हम आज यूज़ करते हैं, जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम आज यूज़ करते हैं, या जो हार्डवेयर, जो प्लेटफॉर्म्स हम आज यूज़ करते हैं, वही होंगी, उसके अंदर एडवांसमेंट होगी, उसके अंदर जो है वो न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड होंगी, उसके जनरेशन अपग्रेड होंगे, और वही पार्शली चेंज होंगी और पार्शली इंटीग्रेट होगी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ, और जो है वो एक न्यू डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलीज़ होगी। इन सब में जो सबसे ज़्यादा एज है, एज अकॉर्डिंग टू बुक ऑथर, वो है वीडियो गेम डेवलपर्स को।
वो इसलिए जो है वो मैथ्यू बॉल्स ने कहा है क्योंकि वीडियो गेम डेवलपर्स ने मेटावर्स इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है और बहुत क्लोजली देखा है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो पहले से देखा है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो पिछले 70 सालों में 8 बिट से आज 4K रेजोल्यूशन पर अपग्रेड हुई है। और इसके अलावा गेमिंग इंडस्ट्री जो है उनको ये पता है कि मेटावर्स को बनाते किस तरह से हैं, लोगों की इंटरेक्शन किस तरह से होती है, उनके पास बेसिकली वो सारा डेटा है, वो सारे एक्शंस हैं जो दूसरी कंपनीज, दूसरे इंडिविजुअल लोगों के पास नहीं है, जिनको वो डेटा गैदर करके उस डेटा को प्रोसेस करना होगा किसी एक डिसीजन पर पहुंचने के लिए, जो कि ऑलरेडी गेम डेवलपमेंट कंपनीज के पास है। और एनवीडिया इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। एनवीडिया जब रिलीज़ हुई थी तो वो गेमिंग हार्डवेयर कंपनी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ इसलिए रिलीज़ किया था कि वो जो है वो फ्यूचर में जब हार्डवेयर की डिमांड बढ़ेगी तो वो सप्लाई करेंगे। लेकिन फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम उन्होंने ऐसे जीपीयूज़ बनाना शुरू करे जो कि हाई क्वालिटी रेंडरिंग के लिए काम आए, तो फिर उन्होंने जो है अपना शिफ्ट जो है कम्प्लीटली गेमिंग प्रोसेसर की तरफ, सॉरी गेमिंग जीपीयूज़ की तरफ कर दिया। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेटावर्स की और गेम डेवलपमेंट की एज केस को समझने के लिए। तो थैंक यू सो मच, यही मेरी प्रेजेंटेशन थी आज की। होप यू लाइक इट, और इफ़ यू डू प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।